जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो है सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं। और ये जो सामाजिक विज्ञान की क्लास है, इसमें जो है हम लोग इतिहास की क्लास कर रहे हैं, जिसमें जो है आज हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवाया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं बीपीएससी जो टीआरई 3 का पेपर है, बीपीएससी टीआरई 3 के जो एग्जाम हुआ है अभी 3.0 वाला, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से ही दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के पूरे जो है चैप्टर्स दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो इसलिए जो है आपको याद रखना है कि जो है आपको कंप्लीट पूरी तरह से क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 संपूर्ण इतिहास को करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। विद्यालय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये जो है पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे और लास्ट में जो है इसके एमसीक्यू भी करेंगे, इसलिए कोई भी क्लास को आप छोड़कर मत जाएगा। लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक मानव, सबसे पहले हेडिंग है आपकी आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो स्टार्टिंग में जो आपके मनुष्य था वो क्यों इधर उधर घूमता रहता था? तो आमतौर पर खाने के लिए आरंभिक मानव जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे और यही जो है वो लोग खाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जो आपके शिकार करते थे या शिकार करके जो है खाद्य भोजन का संग्रह करते थे, वो लोग हमेशा एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि जब एक जगह के शिकार खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह वो लोग पलायन कर जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है आप सभी को, इसकी बात करेंगे। ये जो है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार भी बनाए थे। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से कुछ औजारों का जो उपयोग है फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके जो है भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो तांबे के, पत्थर के औजार थे, उनमें जो है हड्डियों के मुट्ठे लगा करके और लकड़ियों के धारदार हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का जो उपयोग है ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब हम देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे बुर्ज होम, बुर्ज होम की बात करेंगे, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम मेहरगढ़ की बात करेंगे तो ये आपका पाकिस्तान में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा भीमबेटका, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी का यहीं पे है। यहीं पे फिर आपकी है ताप्ती नदी, और यहाँ पे मुंबई है। यहाँ पे देखा जाए तो आपको जो है कोल्डीवा और महागढ़ा जो है, यहाँ पे कोल्डीवा और महागढ़ा यहाँ पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में देखने को। चिराग नामक जो शहर है ये आपका जो है बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ जो है प्रमुख आपके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे। जितने भी ब्लू कलर में है ये सारे जो है महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से जो है राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है नर्मदा नदी के पास है, और जिन गुफाओं में रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर जो है चित्र मिले हैं। जैसे चित्र किसके होते थे? तो चित्र जो है आपके चित्रों में जो है वो लोग पशुओं, जानवरों के चित्र बनाते थे। याद रखिएगा, पशुओं के है, जानवरों के है, इन सभी के चित्र इनके द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, और इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। अब हम बात करेंगे पुरा स्थल। पुरा स्थल किसे कहते हैं? तो पुरा स्थल की जो बात है करेंगे तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, और
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर और अंदर कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये आपका हो गया पूरा स्थल। अब हम बात करेंगे आग की खोज। ठीक है, सबसे पहले आग की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि आग की खोज कैसे हुई और कब हुई। ठीक है, कुरनूल गुफा में राख के जो अवशेष मिले हैं, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे यहाँ से। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए जो है आग का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, और आप देखेंगे तो आग के द्वारा ये लोग जो है अपने जो है जंगली जानवरों से सुरक्षा भी करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाम और तिथियां। ठीक है, आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने पुरा पाषाण काल कहा है और यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है, अर्थात प्राचीन पत्थर काल। प्रापाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले जो है 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से लेकर के जो है 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक, मध्य और दूसरा है उत्तर पूर्व पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है इसी काल के दौरान घटित हुई है, याद रखेंगे। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं और इसका समय जो है लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर लगभग 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल, लघु पाषाण भी कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग औजार भी इस दौरान जो है बनाए जाते थे। अगले युग की जो शुरुआत है ये लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे बदलती जलवायु। यहाँ की जो है बदलती जलवायु कैसी थी उसके बारे में देखिएगा। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे थे। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और जो पशुपालन की शुरुआत है ये इसी दौरान होती है। जैसे इसी दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में जो है गेहूं, जौ और धान जैसे अनेक प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे और शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना भी शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया या सीखा होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, याद रखिएगा। जो आपका सबसे पहले कुत्ते का जंगली जो पूर्वज था उसको पालतू बनाया गया, फिर धीरे धीरे जो है कुत्ता ही आपका पहला पालतू पशु माना जाता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। अब बसने की प्रक्रिया क्या रही होगी इसके बारे में देख लीजिएगा। इनके जो बसने की प्रक्रिया थी उसके बारे में बात करेंगे तो इतिहासकारों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के को जो है बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। और अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे और इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का जो लोग चयन करते हैं, उदाहरण के तौर पर जो लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों को बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। यहाँ पर जो है इनके द्वारा उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था
जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, मतलब हिंसा नहीं करते थे, झुंड में अहिंसक होते थे, उन्हीं को लोग जो है ये लोग प्रजनन के लिए भी चुनते थे। और दोस्तों, आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको समय समय पर आपके एग्जाम से रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आप सभी के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पर दी जाती है। और जो भी मेरे साथी पीपीएससी टीआरई 3 से हैं, अभी उनको लिए बता दें कि अभी उनका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए आप भी जो है सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए अच्छे से, ताकि आपको आगे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ये आप याद रखिए। अगर आप सभी को मान लीजिए आपका एग्जाम कैंसिल भी होता है तो ये आपकी तैयारी है, लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहें आप, जिससे कि आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, अगला है पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। ठीक है, बसने की जो प्रक्रिया है ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले हुई थी बचने की प्रक्रिया। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में जो है गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले जो है पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते थे। एक नवीन जीवन शैली, याद रखिएगा एक नवीन जीवन शैली के बारे में। तो एक नवीन जीवन शैली जो है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं तो उस समय जो है हमें वहां की अनेक जो है शैलियों का पता चलता है, वहां के रहन सहन का पता चलता है। उसी को लोग बोलते हैं एक नवीन जीवन शैली। जैसे कि जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से इनकी सुरक्षा के लिए जैसे बहुत से काम शामिल थे। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ये लोग अब की जीवन जो है जीवन शैली अलग थी और आज की जीवन शैली आप सभी की अलग है। लेकिन उस टाइम की बात करें तो इनके लिए जो है एक फसल को बोने से लेकर के काटने तक और उसको संभाल कर रखने तक इनका जो है एक जो इन लोगों के लिए काम हो गया था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें इन्होंने जो है अपने द्वारा जो उपजाया गया अनाज है उसको स्टोर किया। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के होने का जो साक्ष्य है, सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक जो कश्मीर है, कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाया गया है। ठीक है, कश्मीर में कौन सा है तो याद रखिए कश्मीर में बुर्जहोम है। और जो है यहाँ पे दक्षिण में देखा जाए तो आपका कोल्डीवा है। बहुत सारे स्थल है जहां पर इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थायी जीवन की ओर, अब यहाँ से इनका स्थायी जीवन कैसे स्टार्ट होता है तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणकालीन युगीन अब उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का भी यहाँ पर प्रयोग होता दिखा है। इसका प्रयोग जो है ये लोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। प्राचीन प्रस्तर युगीन जो औजार है इनका निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसे कि नवपाषाण युग के जो पुरा स्थल है इनसे कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का जो उपयोग है ये चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लगे थे। सूक्ष्म निरीक्षण और मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, इसके बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़
ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे, बेलन दर्रे है यहाँ पे, बेलन दर्रे, ठीक है। बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा था। मेहरगढ़ जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है मेहरगढ़ से, ठीक है। और इनमें जो है हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी शामिल हैं। मेहरगढ़ की बात करेंगे, मेहरगढ़ से जो है चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहे होंगे और जो है कुछ ये लोग जो है अपना वहां पर आवास के रूप में प्रयोग करते रहे होंगे। अगली बात करें तो मृत्यु के बाद जो है सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जैसे मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये जो है इन लोगों की मान्यता थी। देखेंगे तो फ्रांस से प्राप्त जो गुफा है, इसकी खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी और इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रैंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। नवपाषाण युग के जो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चताल तुर्की में है और यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका जो उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की जो सीपियां हैं, इन सभी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ से अब जो है आपके चैप्टर खत्म होता है, दूसरा चैप्टर, और यहाँ पे जो है हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं आज की क्लास में के जो है जितने भी क्वेश्चन हैं आज की क्लास में सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग जो है ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग जो है सभी लोग डेली जुड़िएगा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों जो है पैरेलल चलेंगे, दोनों लगातार चलेंगे अब, ठीक है। क्लास 6 जब खत्म हो जाए तो क्लास 7 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थल दाऊजली हेडिंग स्थित है। जो नवपाषाणिक स्थल दाऊजली हेडिंग है, ये कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या गोदावरी घाटी में? तो नवपाषाणिक जो स्थल दाऊजली है ये ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाणिक स्थल दाऊजली हेडिंग चीन एवं म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। कौन सा? जेडाइट पत्थर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से इस नवपाषाणिक पुरा स्थल से काष्ठाश्म के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। हल्लूर, चिरांग, महागढ़ा, दोजली हेडिंग, या याद रखिएगा दोजली जो हेडिंग है यहाँ से आपका जो है काष्ठाश्म के औजार प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवपाषाणिक पुरा स्थल दोजली हेडिंग से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, इसके औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे जो है कभी भी पूछ ले तो याद रखिएगा दाऊजली हेडिंग से जो है काष्ठाश्म के जो है औजार मिले हुए हैं। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नवपाषाणिक वैश्विक स्थल चताल युग स्थित है। अभी आपको बताया है चताल युग कहाँ स्थित है, ये आपका जो है तुर्की में स्थित है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चताल युग जो है तुर्की में स्थित है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चताल युग जो है तुर्की में स्थित है और यहाँ से दूर दराज स्थानों से कई वस्तुएं लाई जाती थी, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां एवं भूमध्य सागर की सीपियां इत्यादि यहाँ से जो है आपको देखने को मिलती हैं। और दोस्तों आप सभी को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। आप पीडीएफ के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है सारे सब्जेक्ट एसएसटी की जो आपकी पीडीएफ है
ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो कंबाइंड पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताना है, निम्नलिखित जो कथन है इन पर विचार करना है। गांवों की विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग खाद्यान्न उत्पादन में लगे होते हैं। ये एकदम सही है वहां। ठीक है, और मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। नीचे दी गई कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभी दोनों आपको पढ़ाए थे, ये दोनों सही हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2। गांव में रहने वाले जो अधिकांश लोग हैं खाद्यान्न उत्पादन में लगे होते हैं, और मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये भी आपको पता है। ठीक है, और आज की क्लास आपकी यहीं पे द एंड हो जाता है आज की क्लास का। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। सभी को अगर क्लास पसंद आई तो क्लास के ऊपर सभी लोग जो है लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सभी लोग जो है एक बार अपने अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। और आपके अगर कोई भी कमेंट्स होते हैं, कोई भी सुझाव होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो बात भी आप पूछ सकते हैं। सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हो इसको। और ज्वाइन करने के पश्चात जो है आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सारी क्लासों का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास? पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।